बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है उम्मे रुबाब केस की जजमेंट। उम्मे रुबाब केस की जजमेंट आने के बाद पूरा सोशल मीडिया पूरे पाकिस्तान में ये सवाल उठ रहा है कि भाई 8 साल के केस के बाद क्या हुआ ऐसा कि 8 के 8 लोग बरी हो गए, एक को भी सज़ा नहीं मिली। तो जब इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में किसी को सज़ा नहीं मिलती तो फिर लोगों का इंसाफ के निज़ाम पर क्या भरोसा रह जाएगा। सारे एंगल से इसको देखा गया है, लेकिन एक एंगल रहता है वो है लीगल और टेक्निकल जो एंगल, जो लॉयर्स को देखना चाहिए, जो जजेस को देखना चाहिए, जो इंसाफ के निज़ाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको देखना चाहिए। उस एंगल को किसी ने अभी तक सही से टच नहीं किया। मैंने पूरी की पूरी ये जजमेंट पढ़ के जो मेरे सामने मेन पॉइंट्स हैं वो 9 हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उन 9 पॉइंट्स में सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि विक्टिम और अक्यूज्ड के बीच में झड़प हुई थी गोलियां लगने के दौरान। तो उसमें एक जज को कंफ्यूजन है, उस पर आएंगे। नंबर 2 है कि अक्यूज्ड ने फायरिंग की है एक तरफ से और विक्टिम खड़ा हुआ है दूसरी तरफ, लेकिन विक्टिम के दोनों तरफ फायरिंग हुई है, लेफ्ट और राइट पे दोनों तरफ उसके जो है वो इंजरीज हुई हैं। तो इसमें भी जज को कंफ्यूजन हो रही है, उस पर बात करेंगे। विटनेसेस वहां पे खड़े हुए थे और अंधाधुंध फायरिंग हुई है, उसके बावजूद विटनेसेस को गोलियां नहीं लगी। इसका भी जो कंक्लूजन है उस पर जज ने क्या बोला और लीगल लॉ क्या कहता है, हम क्या कहते हैं। उसके अलावा विटनेसेस वहां खड़े हुए हैं जो ना भागे हैं ना बचा रहे हैं अपने लोगों को, तो इस पे भी जज ने उनके खिलाफ ये चीज़ समझी है। विटनेसेस सारे के सारे रिलेटिव्स थे, वो रिश्तेदार थे और कोई भी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था। एफआईआर में डिले है और सबसे अहम तरीन जो चीज़ है वो है मोटिव, जो शूटर्स का मोटिव था और जो सरदारों का मोटिव था। अब ये सारे 9 पॉइंट्स जो हैं उसमें से जज ने थोड़ा बहुत कहीं पे कंक्लूजन सही भी किया है, लेकिन मेजर ये हैं जहां पे उसने गलतियां जो की हैं उनको मैं हाईलाइट करूंगा कि ये क्यों जज ने गलत कंक्लूड किया हुआ है। अब नंबर 1 पे आते हैं कि जी उनके बीच में जो झड़प हुई थी। सबसे पहले मैं आपको जल्दी से एफआईआर बता दूं कि एफआईआर में वो क्या कह रहे हैं। परवेज़ अहमद जो उम्मे रुबाब का चचा हैं वो कहते हैं कि मुख्तियार अहमद मेरे भाई हैं, जो उम्मे रुबाब के वालिद, करमुल्ला मेरे वालिद हैं, मतलब उम्मे रुबाब के दादा, और काबिल भी भाई हैं परवेज़ के। जो परवेज़ है वो कंप्लेनेंट है। परवेज़ कहता है कि जब ये जो सरदार चांडियो वगैरह ये मुख्तियार अहमद को धमकियां देते रहते थे कि जो तुमने तुमनदार काउंसिल बनाई है। तुमनदार काउंसिल क्या है? चांडियो ट्राइब के अंदर वो चीफ सरदार, वो सरदार खान चांडियो खुद को बोलता है, उसके नीचे फिर सब जो उसके नीचे आते हैं वो तुमनदार काउंसिल वगैरह ये वो बनाते हैं, तो वो भी सारा सरदार के नीचे आता है। अब ये जो मुख्तियार अहमद थे, करमुल्ला चांडियो साहब थे और काबिल चांडियो, ये तुमनदार काउंसिल बना के वो चीफ सरदार के खिलाफ एक नया सरदारी निज़ाम चांडियो कबीले के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसके खिलाफ धमकियां मिली थी सरदार चांडियो की तरफ से कि ये ना करो वरना तुम्हें मार डाला जाएगा, तुम्हारी फैमिली समेत। तो ये नहीं बाज आए और ये इलेक्शन भी लड़े। इलेक्शन लड़के अपोनेंट अपने जो हैं वो जो सरदार चांडियो के अपोनेंट हैं, एक मक्सी नवाब जो नादर मक्सी है, उसकी सपोर्ट में यहाँ मेहड़ में यूनियन काउंसिल के इलेक्शन भी लड़े थे और वो इलेक्शन जीत भी गए थे। तो जो मुख्तियार अहमद है वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी था और काबिल चांडियो यूनियन काउंसिल का मेंबर भी था। तो ये सारा मामला चल रहा था बैकग्राउंड में, जिसकी वजह से धमकियां आती रहती थी कि भाई ये ना करो वरना हम तुम्हें मार डालेंगे। और 17 जनवरी 2018 को हुआ ये कि सुबह 9 बजे परवेज़ बता रहा है कि हम अपनी औताक बैठक के सामने खड़े हुए थे कि 2 गाड़ियां आई, एक वाइट करोला थी, एक लैंड क्रूजर थी, जिसमें से 6 लोग उतरे जिनके हाथ में हथियार थे, किसी के हाथ में रिपीटर, किसी के हाथ में गन, ये मुख्तलिफ चीज़ें उनके हाथ में थी, जिनसे जहां पे लैंड क्रूजर में से विंडो रोल करके बुरहान खान ने ये बोला है उन अक्यूज्ड को कि भाई यही है वो लोग जो सरदार खान के खिलाफ इनकलाब बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं,
इनको मार के इस इलाके को बता दो कि क्या उनका अंजाम होगा जो सरदार खान के खिलाफ खड़ा होगा। उसके बाद इन्होंने फायरिंग की है, जो फायरिंग कादू ने, उसका कोई नाम है कादू उर्फ कादू है, कादू ने जो फायरिंग की है वो लगी है करमुल्ला को। इस तरह मुख्तलिफ लोगों की फायरिंग मुख्तलिफ लोगों को लगी है। तो ये जो पहला पॉइंट था उस पर आता हूं कि जो कादू और करमुल्ला उमर रुबाब के दादा है, उनके बीच में जो झड़प हुई है, जब गोली मारी है उसको पेट में लगी है करमुल्ला को, तो उसने कादू को, गोली मारने वाले को पकड़ने की कोशिश की है, अपने बाहों में पकड़ के गिराने की कोशिश की है। तो इतने में दो और अक्यूज्ड आए, उन्होंने लेफ्ट या राइट की तरफ से इस तरफ से गोलियां मारना शुरू कर दी करमुल्ला को की तरफ, ताकि कादू को बचा सकें, लेकिन वो दोनों को लगी और दोनों नीचे गिरकर मर गए। मुख्तियार अहमद को भी गोलियां लगी और वो भी जो है जब वो अस्पताल ले गए, दोनों की डेथ हो चुकी थी। काबिल चांडियो को लाड़काना ले गए थे, वहां पे शाम में काबिल चांडियो की डेथ हो गई थी। तो तकरीबन ये पोस्टमार्टम करा के, सारी तदफीन वगैरह करा के, रात में 12 बजे के बाद 1 बजे जब 18 तारीख हो गई थी, तो 18 तारीख के 1 बजे 1 AM FIR दाखिल कराने आए कि ये हमारे साथ हुआ है। अब इस पे जज क्या कह रहा है कि ये जो भाई जो कादू ने करमुल्ला पे गोलियां चलाई हैं कंप्लेनेंट के मुताबिक, उसमें कादू को जो गोली लगी है वो कंप्लेनेंट कहता है कि इस तरफ से जो बकाया अक्यूज थे, गुलाम मुर्तज़ा था एक, और एक उसका कोई नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने जो गोलियां अपने बंदे को बचाने के लिए चलाई हैं वही गोली कादू को भी लगी है और करमुल्ला को भी लगी है। जज कह रहा है कि भाई एक गोली कादू को लगी है, जो उनका बंदा था, वो चिन के नीचे से एंटर हुई है और सर में से निकली है। तो जब अगर लेफ्ट और राइट की तरफ से गोलियां चल रही हैं तो वो या तो लगेंगी फेस में इस तरफ और इस तरफ से निकलेंगी, या इस तरफ से लगेंगी इस तरफ से निकलेंगी। ये नीचे से कैसे गई है और ऊपर से कैसे निकली है? तो इसका मतलब जज कह रहा है कि ये गोली लेफ्ट या राइट से नहीं चली है। ये लेफ्ट राइट मैं बोल रहा हूं, जज ये नहीं कह रहा। मुझे ये नहीं पता कि वो लेफ्ट पे थे या राइट पे, तो आप अस्यूम कर लें कि या लेफ्ट पे या राइट, जहां से भी आए तो यहां लगेगी, यहां से निकलेगी। लेकिन यहां से कैसे लगी है और यहां से कैसे निकली है, इस बात पे कंफ्यूज होके जज ये कह रहा है कि क्योंकि ये वाली गोली जो है वो लेफ्ट से नहीं लग सकती और ये कोई करीबी वहां से लगी है, तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट वाला जो डिस्क्राइब कर रहा है इवेंट, ये तो गलत है। अब आते हैं कि ये नीचे से गोली कैसे लगी होगी। तो वो ऐसे लगी होगी जज के मुताबिक कि जब करमुल्ला ने उसको जो है वो झपड़ा है, तो वो वहीं जो है अपनी स्ट्रगल में ही गन चल गई होगी नीचे से, और उसको कादू को यहां से लगी, चिन के नीचे से, सर के ऊपर से निकली। इसी तरह लग सकती है। लेकिन इसमें एक और फिर लीगल इशू लेकर आ रहा है, वो ये है कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस हमें बताता है कि अगर गोली 2 से 3 फीट के दरमियान के फासले से लगे तो गोली का जो गंदरफ है वो निशान छोड़ता है, काला निशान, जिसको हम लीगल लैंग्वेज में ब्लैकनिंग एंड चारिंग कहते हैं। जो मोदी अपनी मेडिकल की जूरिस्प्रूडेंस की किताब में लिखता है कि 2 से 3 फीट के दरमियान अगर ये फायरिंग हो तो ये निशान होगा। तो जज कह रहा है कि जाहिर सी बात है, करमुल्ला और कादू के बीच में ये जो झड़प हुई है उसमें अगर उसको गोली लगी है तो ये तो 2-3 फीट के अंदर ही है, तो ब्लैकनिंग चारिंग भी नहीं है। इसका मतलब ये भी झूठ है, ये भी नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें समझा के वो कह रहा है कि इसका मतलब है कि कंप्लेनेंट झूठ बोल रहा है, दूर से गोली लेफ्ट की तरफ से आई नहीं है और नीचे से उसको करीब से गोली किसी ने मारी है, बल्कि करीब से गोली नहीं मारी है, उसको किसी ने गोली 3-4 फीट की दूरी से मारी है, लेकिन नीचे से मारी है और ऊपर से उसको जानबूझ के मारी। अब ये जज का कहना है। तो ये दोनों चीजें कहकर फिर जज कहता है ना ये वाला मुमकिन है किस्सा कि वो नीचे से गोली करमुल्ला के थ्रू चली है, ना ही ये पॉसिबल है
कि जो लेफ्ट से आई है गोली उनको लगी है, इसलिए ये झूठ है। वो झूठ बता रहे हैं, वो मौजूद ही नहीं थे, मौजूद नहीं थे, झूठ बता के अपना किस्सा वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट सरदारों के हक में दे दिया। अब इसमें जज साहब एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम ये कर रहे हैं कि भाई ये झड़प हुई है, इसमें झड़प में जो है वो इंसान जाहिर सी बात है स्ट्रगल कर रहा होता है, अपनी ताकत बताना चाह रहा होता है कि मैं अपनी जान बचाऊं, इसको नीचे गिराऊं तो ये मुझे वरना मार डालेगा। अगला भी यही सोचेगा, इस तरह झड़प में ये चलता रहता है। तो जब नीचे गिर रहे हैं, नीचे गिरते हुए अगर वहां से लेफ्ट की तरफ से गोलियां आ रही हैं, नीचे गिरते हुए जब सर इस तरह हो जाता है तो यहां चिन के नीचे से गोली लग के सर में से निकलना कोई ये नामुमकिन बात नहीं है। जज को इस तरह के अपने सिनारियो जहन में बना के, और हर किसी को ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती कोई सिनारियो बना के बस मना उसने करनी है, पहले से ही जहन जैसे बनाया गया हो, या अगर वो जहन नहीं बनाया तो ये लीगल एरर जज ने ये किया है, फैक्चुअल एरर, कि हर पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए, आपको जबरदस्ती किसी चीज को इम्पॉसिबल नहीं बनाना होता। नंबर 2 के जी क्योंकि विटनेस को गोलियां जो हैं वो चली हैं, एक तरफ से विटनेस दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, तो या तो उसके इस तरफ गोली लगेगी या तो इस तरफ लगेगी ना, एक तरफ। अगर तो अक्यूज फायरिंग इस तरफ से कर रहा है तो यहां लगेगी, अगर इस तरफ से कर रहा है तो यहां लगेगी, यहां पे भी लगी हुई है, यहां पे भी लगी हुई है, ये मुमकिन है नहीं। इस बात में जज ये भी अपना बताता जा रहा है कि भाई हाँ, ये नो डाउट, ये बिल्कुल सच है कि जो बॉडी है वो फ्लेक्स करती है, गोलियां चल रही हैं, तो उसमें दर्द की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से बॉडी फ्लेक्स, मसल मूवमेंट ज़रूर होती है, लेकिन इस बात को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा। तो ये बिल्कुल जज का ये कॉन्क्लूजन सही है कि अगर किसी को भाई गोली लगी तो वो अपने आप को बचाने के लिए सडन मसल मूवमेंट करता है। तो ये अगर यहाँ पे गोली लगी है तो बचने के लिए अगर मैं ये भी कर रहा हूं तो मेरा दूसरी साइड वाला हिस्सा उस तरफ अक्यूज की तरफ चला जाएगा, गोली वहां पे भी लगेगी। अब ये थोड़ी है कि विटनेस ने एक एक चीज आपको बतानी है, धुरंधर फिल्म की तरह के भाई इस तरह गोली आई, इतनी स्पीड से आई और इस जगह पर लगी, फिर जो है विटनेस ने जो है वो विक्टिम ने उसमें दर्द में चिल्ला के जो है फिर यूं किया तो उसको वहां लगी। भाई इंसाइक्लोपीडिया नहीं होता एफआईआर। एफआईआर एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जिसमें आप बेसिक्स बताते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। तो यहाँ पे भी गलत हैं जज साहब, ये भी उनका फैक्चुअल और लीगल एरर है। तीसरा ये है कि भाई वो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा अंधाधुंध फायरिंग हुई है लेकिन गवाहों को, कंप्लेनेंट को एक भी गोली नहीं लगी है। तो ये तो यहाँ पे इस पे रिसर्चेस मौजूद हैं। जैसा आपको अल्लाह ये समझ देता, या जैसा आपको बैठ के कोई समझाए कि इतनी रिसर्चेस मौजूद हैं जहाँ पे ये बताया गया है कि जब टारगेट किलिंग होती है तो टारगेटर्स आते हैं अपने विक्टिम्स को शूट करने और उन्हीं के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे होते हैं। अगर विटनेसेस या कंप्लेनेंट विटनेसेस दूर खड़े हुए हों तो उनके ऊपर वो गोलियां नहीं चलाते। 2010 में मेरे सामने यहाँ पर गुलिस्तान जौहर में, गुलशन जमाल में ये हुआ है कि जहाँ हम बैठ के शाहीन शवारी पे खाना खा रहे थे, 2 लोग आए और एक बंदे के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और हम पास में ही बैठे हुए थे नेक्स्ट टेबल पे। हमें ना गोली लगी ना कुछ हमें हुआ, उसको मार के चले गए। टारगेट किलिंग ऐसे ही होती है। अब इस बात का आप बोलेंगे कि क्योंकि वहाँ पे खड़े हुए थे विटनेसेस, उनको एक भी गोली नहीं लगी इसलिए ये नहीं खड़े हुए थे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो मतलब हैरत की बात है। इसमें अगर आपको कराची में बैठ के टारगेट किलिंग समझने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जज साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ही पढ़ लें तो इसके खिलाफ, आपके व्यू के खिलाफ बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं। नंबर 4, विटनेसेस जो हैं वो वहाँ पे ना जी भागे हैं वहाँ से, ना ही अपने बंदों को रेस्क्यू किया है। इस पे भी साइकोलॉजिकल रिसर्च मौजूद है। टाइम की कमी की वजह से मैं आपको नाम नहीं बता रहा, वरना मेरे पास रिसर्च हुई भी है। वो
उस रिसर्च में भी ये बताया गया है कि भाईजान जब इतना बड़ा इंटेंस इवेंट होता है, जब आपके प्यारों को के ऊपर गोलियां चल रही हों, आप शॉक में आ जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि करना क्या है। ये एक्सपेक्ट करना विटनेस से कि जी आप या तो खुद भाग जाओ या तो उसको जो है वो बचा लो। भाई ना ये धुरंधर मूवी है और जिसमें कंप्लेनेंट हीरो था, ना ही कंप्लेनेंट कोई गुंडा है, उसमें गुंडा भाग जाता है, हीरो खड़ा रह के बचाता है। तो आप मूवी देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप ज़िंदगी की असल हकायक से वाकिफ़ हैं। इस तरह के हालात बहुत सारे केसेस में हैं। ये वाले हालात आपकी रोज़ाना की रोज़मर्रा की एफआईआर में हैं। रोज़ाना आप यही बातें सुन सुन के आप कन्विक्शंस दे रहे होते हैं, अक्यूज्ड को सजाएं दे रहे होते हैं, कंप्लेनेंट का ये वर्जन कबूल करते हैं। यहां पे ऐसा क्या हो गया कि यही बात जो आपने इसी तरह में आपके इसी जज साहब के अगर पिछले मर्डर केसेस के फैसले उठा के देखूंगा कि आई एम श्योर उसमें, मुझे पता नहीं है लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है ज़रूर कि आपने ही इस तरह के इवेंट्स में इस तरह के लोगों को सज़ा दी होगी। आपने ये कंप्लेनेंट के खिलाफ नहीं फैसला किया होगा। ये इतनी बचकाना बातें हैं कि मुझे हैरत हो रही है कि ये लीगल एक्यूमेन हमारे कोर्ट्स का, मुझे हैरत हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि आम हालात में ऐसा होता होगा और आपको मुझसे ज़्यादा तजुर्बा है। आप रोज़ाना इस तरह के वाक़यात के ऊपर अपनी जजमेंट्स दे रहे होते हैं। आप अपनी ही जजमेंट्स उठा के देखेंगे तो अपनी ही जजमेंट्स के ख़िलाफ़ शायद आपने ये दिया हुआ हो। परफेक्शन आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। एफआईआर एक इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। एफआईआर बेसिक कंटेंट्स हैं। आप बताते हैं कि क्या हुआ है, उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इस तरह का हैवी बर्डन विटनेसेस के ऊपर रखना, आप ह्यूमन एरर को, ह्यूमन बिहेवियर को कॉन्ट्राडिक्ट करके आप साइंटिफिक एआई रोबोटिक बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये गलत है। ये जो इंजरीज चेस्ट की और फेस की बताई गई हैं एफआईआर में, अगर आकर कोर्ट में अपने बयान में उसमें इम्प्रूव करके वो बता रहा है कि आर्म की इंजरी भी हुई थी, तो ये इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज है। अगर कोई चीज़ रह गई है तो हम बता सकते हैं। ये किस तरह, कोई इस तरह का कानून नहीं है कि अगर आपसे कोई चीज़ रह गई है तो वो आप फर्दर उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये बिल्कुल हमारे निज़ाम का एक गलत एस्पेक्ट है जो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने चंद जजेस तक ये महदूद देखा है कि सिर्फ महदूद नंबर के चंद जजेस ये हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने विटनेसेस के कि भाई जो एफआईआर में लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखा हुआ है वो यहाँ पर आकर बोलो, ना टस से मस हो ना मस से टस हो। इस तरह नहीं होता। इंसान, जाहिर सी बात है, अगर आपको एफआईआर का एक एक लफ्ज़ आके डिट्टो ऐसे आके बता रहा है तो ये रोबोटिक बिहेवियर, ये इंसानी बिहेवियर नहीं है। इंसान अगर बताएगा तो वो वाकयात अपने अल्फाज में, हर दफ़ा आप एक इंसान से पूछेंगे तो हर दफ़ा वो वाकयात अपने अल्फाज मुख्तलिफ चूज़ करेगा। लेकिन ठीक है, काफ़ी हद तक हम एफआईआर को वैसे रखते हैं कि भाई उससे इधर उधर ज़्यादा ना हो, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक्सप्लेन भी ना करें इंजरीज़ को। पांचवा पॉइंट ये है कि वहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट विटनेस था ही नहीं। इंडिपेंडेंट विटनेस क्या होता है? वो एनी शाहिद जो विक्टिम से रिश्तेदारी में या दोस्ती में रिलेटेड ना हो, ये इंडिपेंडेंट विटनेस होता है। और वो जज कह रहा है कि क्योंकि वो भी नहीं थे, वो लाने चाहिए थे और वो नहीं चलाए प्रोसिक्यूशन ने, तो ये भी उनके केस की कमज़ोरी है। अब इसमें कुछ चंद दुकानदार थे, दुकानदार का जिक्र हुआ है एफआईआर में, जो अपनी दुकानें बंद करके अंदर छुप गए थे गोलियां चलने के बाद। तो अब इसमें एक पॉइंट तो ये है कि आपको सरदारी निज़ाम का नहीं पता। मतलब मैं अगर ये सोचूं कि आपको सरदारी निज़ाम का दादू में पोस्टिंग पर अगर नहीं पता, तो ये मेरी जहालत होगी, मेरी ये गलती होगी कि मैं आपके ऊपर इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाऊं कि आपको सरदारी निज़ाम के खौफ, हरासमेंट और प्रेशर्स का नहीं पता होगा। अगर मैं ये समझूं
कि आपको सरदारी निज़ाम के कत्लो गारत का और लोगों के ऊपर तशद्दुद का नहीं पता, तो मैं इसमें जहालत कर रहा हूँगा। आपको ये पता होगा सब। अगर आपको ये सब पता है, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दुकानदार जो आम इंसान है, जो देख रहा है रोज़ाना कि उम्मे रुबाब जो एक अच्छे खासे घराने से ताल्लुक़ रखती है, उनके घर में एक चेयरमैन काउंसिल का बैठा हुआ था, यूनियन काउंसिल का एक मेंबर यूनियन काउंसिल का बैठा हुआ था, थोड़ी बहुत पॉलिटिकल स्टैंडिंग थी उनकी, उस घर में रेंजर्स प्रोटेक्ट कर रही है उन सरदारों से। जब सरदारों के खिलाफ आप उठ खड़े होते हैं तो वो एक मामूली दुकानदार बेचारा आकर सरदारों के खिलाफ गवाही देगा? ये तो इसका मतलब है कि फिर मैं हालात व वाक़यात को या नहीं समझता, या तो फिर इस जजमेंट में हालात व वाक़यात को नहीं समझा गया है। नंबर 2, इसमें पॉइंट ये है कि अगर दुकानदार आ भी जाता तब भी भाई वो कह रहा है कि उन्होंने दुकान शटर बंद कर लिए थे। जब बंद कर लिए तो उन्होंने क्या देखा होगा? उन्होंने कुछ नहीं देखा। जब कुछ नहीं देखा तो उनके बयान की जरूरत क्या है? यहां पे भी गलती कर गए जज साहब। फिर आते हैं डिले इन एफआईआर। डिले इन एफआईआर क्या होती है कि जी इंसिडेंट हुआ फला टाइम को, फॉर एग्जाम्पल 6 बजे सुबह के एक वाकया हुआ, उसकी रिपोर्ट पुलिस को जो जाती है वो अगर जाती है 5 घंटे बाद दोपहर के 1 बजे, तो सुबह के 11 बजे, तो ये 5 घंटे का डिले है एफआईआर में। कोर्ट्स का ये मानना होता है कि जैसे ही इंसिडेंट हो फौरन पुलिस को इतला जानी चाहिए, वरना ये जो डिले हो रही है ये कंप्लेनेंट जो मुद्दई है उसके खिलाफ माना जाएगा। यहां तक बात सही है, लेकिन उसके पीछे वजूहात क्या है? वजह मेन ये है कि एफआईआर कराने से पहले, इंसिडेंट होने के बीच में जजेस ये सोचते हैं या कानून ये सोचने पर मजबूर हमें करता है कि जितनी आपने देर लगाई है इसका मतलब उतना आप सलाह मशवरा करके कि किसको फंसाएं और किसका नाम डालें और किस तरह लिखें, ये मशवरा करने के बाद आप आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये नेचुरल रिस्पॉन्स आपका नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ने दी हुई हैं कि जनाब अगर डिले वेल एक्सप्लेन्ड है, अगर आपको डिले का, इस देरी का जवाब सही से कंप्लेनेंट दे रहा है तो ये कंप्लेनेंट के खिलाफ बात नहीं होगी। अब यहां पे ये पॉइंट कंप्लेनेंट के खिलाफ नहीं जाएगा। यहां पे वो बता रहा है कि भाई मेरे 3 घर में मर्डर हुए हैं, मैं उनको अस्पताल ले गया हूं, एक विक्टिम को मैं लाड़काना ले गया हूं। लाड़काना कोई 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है मेहड़ से, तो 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना, वहाँ पे जाहिर सी बात है वो अस्पताल में उसको इलाज की ज़रूरत होगी। वहाँ पे हम खड़े रहते हैं, खून की ज़रूरत ना हो, दवाइयों की ज़रूरत ना हो, 50 चीज़ें होती हैं। फिर आपकी जो है वो पोस्टमार्टम कराना होता है। फिर हमारे इलाके में ये समझा जाता है कि भाई हम, समझा नहीं जाता, हम मुसलमान हैं तो हम ये एज मुस्लिम्स ये समझते हैं कि मैयत को जितनी जल्दी तदफीन की जाए उतना सही है। 1 दिन 2 दिन नहीं रखते, और सबसे पहले हम तदफीन करते हैं, सबसे पहले हम तदफीन करते हैं। जब तदफीन करते हैं तो जाहिर सी बात है उसके बाद खाना होता है, लोग आते हैं, दुआ मांगते हैं, बड़ा टाइम लगता है। यार मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है कि क्या ये जज साहब हमारे मुआशरे के नहीं है? क्या इनके आसपास अल्लाह इनकी फैमिली को, अल्लाह इनको महफूज रखे, लेकिन कभी ना कभी कोई चाचा दादा नाना नानी, कोई ना कोई, किसी ना किसी की डेथ तो हर घर में हुई हुई होती है। क्या वहां पे उनको नहीं पता कि क्या होता है मामलात, क्या मामलात होते हैं? क्या उनको ये समझ नहीं है कि कितना टाइम लग जाता है सिर्फ आप जो वहां से उठने में? आपको लोग उठने नहीं देते, आपको उठते हुए भी सोचना पड़ता है कि हम यहां से उठें या नहीं उठें। लोग बैठे हुए क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। लेकिन हाँ, जब एफआईआर का मामला आता है तो हम
जितना कम से कम टाइम लगता है उतने में चले जाते हैं। और ये रात के 1 बजे तक पहुंच गए, लड़काना जाना था, पोस्टमार्टम कराना था, फिर शाम में तीसरे बंदे की डेथ हुई है, फिर उसको लेकर आए हैं, फिर गांव गए हैं, फिर तदफीन की है, गांव से फिर वापस आए हैं शहर में, फिर जाहिर सी बात है 12-15 घंटे तो लग जाएंगे। इस बात को आप खिलाफ नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के ऊपर बहुत दफ़ा, ये तो 15 घंटे की डिले है, 3-3 दिन की डिले, 15-15 दिन की डिले को इग्नोर किया है क्योंकि वेल एक्सप्लेन्ड है। और एक और बात है, आपको क्या लगता है जज साहब कि ये जो है जैसे ही सरदारों का नाम आया तो पुलिस तो कंप्लेनेंट को कह रही थी बेटा जल्दी आओ, सरदारों के नाम दो, एफआईआर कराओ, देर ना हो जाए। पुलिस तो ये कह रही होगी उनको, पुलिस तो ये नहीं कर रही होगी ना कि नहीं यार सरदारों के नाम ना दो, हम एफआईआर नहीं दाखिल करेंगे, नहीं यार एसएसपी साहब से पूछो, हम इस तरह नहीं। ये पुलिस कहाँ करती है? पुलिस तो बेचारी इतनी ऑनेस्ट है कि वो विक्टिम के घर पर पहुंच जाते हैं कि बेटा तुम्हें उधर आने में तकलीफ ना हो, हम एफआईआर बुक लेकर आए हैं, जल्दी से एफआईआर कराओ, डिले ना हो, तुम्हारा केस ना खराब हो। पुलिस का निजाम तो परफेक्ट है ना। आपके पुलिस का निज़ाम जो एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको भी ये लगता होगा कि ये ऐसा होता है, इतना परफेक्ट निज़ाम हमारा है। ये भी चीज़ रखनी चाहिए। तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि कंप्लेनेंट ने फौरन उसी वक्त फ़ोन करके इतला कर दिया था पुलिस में कि हमारे कत्ल हुए हैं। उन कत्ल में उन्होंने बताया कि किन्होंने किया है, बाद में हम आके एफआईआर कराएंगे। अभी तो एफआईआर हो गई, इसका मतलब डिले भी नहीं हुआ। फिर उसमें आप कहते हैं आके कि नहीं जी उसमें तो सरदारों का नाम नहीं दिया, फ़ोन वाली एफआईआर उसमें, और बाद में आके दिया है। अरे भाई मेरे घर में 3-3 मर्डर हुए हैं, मैं आपके कोर्ट का नहीं सोच रहा। और ये ह्यूमन एरर्स ये नॉर्मल हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्चेस मौजूद हैं। लोटस 1987 को पढ़ के देखें कि वो क्या कहता है, द वेपन फोकस इफेक्ट क्या कहता है। ये आपको सारी चीजें समझा देगा कि किसी के घर में जब 3-3 लाशें गिरी हों तो वो आपके परफेक्ट निज़ाम के ऊपर नहीं चल रहा होता, और आप उनको ये नहीं पता कि मेरा जज परफेक्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट भी परफेक्ट इतनी नहीं है। तो ये कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो मुझे नहीं समझ आ रहा है जी। तो अब तक मैं आपको 7 पॉइंट्स बता चुका हूं, अब मैं आपको 8वां और 9वां बताऊंगा। 8वां और 9वां है तो एक ही पॉइंट, लेकिन इनको मैंने डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में। ये है मोटिव। मोटिव क्या होता है? मोटिव ये होता है कि जो भी कुछ हुआ वो क्यों हुआ, ये बेसिकली मोटिव है कि अगर किसी ने कत्ल किया तो क्यों किया, ये मोटिव होता है। तो इस मोटिव को मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है कि जो शूट करने आए थे उनका क्या मोटिव था और जज ने उस पर क्या एनालिसिस किया है, और दूसरा था कि सरदारों का क्या मोटिव था इनको मराने में, और उन्होंने जो है वो क्या एनालिसिस, जज ने क्या किया हुआ है और उस पर क्या। आते हैं जो शूटर्स का मोटिव जज साहब बता रहे हैं। अब मोटिव जो है एक, इसको हम 2 मुंह वाली तलवार भी कहते हैं, मतलब हर तरफ से लोगे तो डसेगी, काटेगी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये अक्यूज को भी फेवर कर सकता है और प्रोसिक्यूशन को भी फेवर कर सकता है, लेकिन मोस्टली जब बाकी सारी चीजें सही होती हैं तो मोस्टली हम जो है इसको अक्यूज के खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं, जजेस करते हैं, क्योंकि जजेस को पता है हमारा निज़ाम परफेक्ट नहीं है। अब कह क्या रहा है, वो ये कह रहा है जज साहब कि देखें जी इनके बीच दुश्मनी मौजूद थी, जो शूटर्स थे उनके और उम्मे रुबाब के ख़ानदान के बीच दुश्मनी मौजूद थी। दुश्मनी क्योंकि मौजूद थी तो वो जज साहब ये कह रहे हैं कि क्योंकि दुश्मनी मौजूद थी तो जो कंप्लेनेंट पार्टी थी वो वजह ढूंढ रही थी कि कोई वजह मिले तो हम इन दुश्मनों को फंसाएं। बड़ी हैरत की बात है, ये बड़ी हैरत की बात है कि आपके पास मुद्दई आके कह रहा है कि हमारी दुश्मनी थी, इन्होंने हमें आके कत्ल किया है,
और डीएसपी ने आपको अपने बयान में बताया है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहा इसका, उसने आपको बताया है कि हाँ जी, इनके बीच एनमिटी, दुश्मनी मौजूद थी जिसकी वजह से ये कत्ल हुए हैं। लेकिन आपने कंक्लूड ये किया है कि क्योंकि ये दुश्मनी एग्जिस्ट कर रही थी, तो उस वजह से कंप्लेनेंट जो है वो मौका ढूंढ रहा था कि हम जो है वो इनको झूठे केस में फंसाएं। मतलब वो अपने तीन तीन बंदे घर के शहीद कर देगा और उनकी लाशें जो है वो ज़ाया होने देगा, सिर्फ इसलिए कि दुश्मनी निभा सकूं। अगर दुश्मनी निभा सकने के लिए कुछ करना था तो भाई फिर असल जो इनके मर्डरर्स, अगर जज साहब का ये लॉजिक सही समझा जाए, तो फिर जो असल मर्डरर्स थे उनसे ये बदला कब लेंगे? वो बदला गया तो ये दुश्मनी नहीं थी क्या, अगर आपकी लॉजिक को भी देखा जाए? दूसरा पॉइंट इसमें लीगल ये है कि एक तरफ तो ये प्रोसिक्यूशन को, कंप्लेनेंट पार्टी को नुकसान इस तरह दे सकता है, दूसरी तरफ अक्यूज्ड को भी नुकसान देता है कि क्योंकि भाई दुश्मनी थी जभी तो मारा है। अगर दुश्मनी नहीं होती तो जैसा फिर सवाल करते कि क्योंकि भाई दुश्मनी थी नहीं तो क्यों मारते। तो ये तो आप दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं, जब इसको हम डबल एज सोर्ड कहते हैं लीगल लैंग्वेज में। तो इसमें जब हर चीज फेवर में जा रही है तो जबरदस्ती कंप्लेनेंट के खिलाफ इस चीज को करना ये गलत है। इसमें एक दो पॉइंट्स और भी हैं। अच्छा, इसमें आप कह ये रहे हैं कि क्योंकि ये दुश्मनी थी तो दुश्मनी की वजह से इनके पास मोटिव था कंप्लेनेंट साइड को, उमर रुबाब के ख़ानदान को, कि इनको झूठे केस में फंसाएं। तो उस सूरत हाल में जैसा आप ये कह रहे हैं कि कोरॉबोरेशन बाय इंडिपेंडेंट विटनेसेस के गैर जानबदार ऐनी शाहिदों की गैर मौजूदगी में इनकी प्रोसिक्यूशन स्टोरी, कंप्लेनेंट की स्टोरी को हम तस्लीम नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ी देर पहले एक बात कह चुका था कि सबसे पहली बात यह है कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में नहीं आते इंडिपेंडेंट विटनेसेस सामने। दूसरा ये है कि अगर दुश्मनी भी ज़ाती होती है तो ज़ाती दुश्मनी के केसेस में भी जो न्यूट्रल गवाहान हैं वो नहीं आते आपको बयान देने कोर्ट में, क्योंकि वो दूसरों को का मामला समझते हैं, उसको दूसरे के मामलात में वो नहीं पढ़ना चाहते। ये हमारा वहाँ पे निज़ाम है। आम मामलात में, इस तरह के मर्डर्स के मामलात में, अगर ये, क्योंकि दुश्मनी भी किस बात पे थी, इनके बीच में कोई 80s के अंदर इनके बीच में कोई सुलह भी हुई थी जिसमें रिश्ते एक दो दिए गए थे, पता नहीं किस खानदान ने किस खानदान को दिए थे। तो इस तरह जब इस तरह के मामलात हैं, इसको थोड़ा सा ऑनर किलिंग के साथ जोड़ा जाता है, इस तरह के मामलात में कोई आगे नहीं आता। तो अगर हर इस तरह के मामलात में आप अगर इंडिपेंडेंट विटनेसेस की डिमांड रखना शुरू हो जाते हैं तो आप कौन से केस में सजा देंगे? फिर कोई नहीं आता, सिर्फ अपने ही आते हैं जिन्होंने देखा हुआ होता है। बहुत सारी क्रिमिनोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं जहाँ पे ऑनर किलिंग या पर्सनल एनमिटी, दुश्मनी के वाक़यात होते हैं, तो गैर जानबदार विटनेसेस, इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो रिलेटेड नहीं होते, जो मौके पर खड़े हुए होते हैं, वो सामने इसलिए नहीं आते क्योंकि दो पार्टीज की आपसी दुश्मनी है, उसमें कोई भी बीच में नहीं आना चाहता। ये है हमारे हकायक, हमारे इलाकों के, हमारे मुल्क के, हमारे लोगों के। तो अगर हम ये स्टैंडर्ड रखना शुरू कर दें कि नहीं जी, हम तो रिश्तेदार जो होगा उसकी गवाही मानेंगे ही नहीं, तो ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि नहीं मानेंगे? कानून शहादत ऑर्डिनेंस में तो ये, ऑर्डर में तो ये नहीं है, वहाँ पे तो ये नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जी इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, लेकिन कभी भी ये वाला पॉइंट इतना इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पर इतना अहम नहीं है। अगर बाकी पॉइंट्स किसी के हक में जा रहे हैं तो इसको इग्नोर किया जाता है। इस तरह यहाँ पे भी ये इग्नोर आराम से हो सकता था, मामलात को समझा जा सकता था, हालात व वाक़यात को समझा जा सकता था, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को समझा जा सकता था। उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बारहा ये बोला हुआ है कि इन तरह के हालात में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई विटनेस जो है वो आकर गवाही दे, वो भी इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में।
और सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने तजुर्बे में देखा है, आपको भी ये पता होगा जज साहब, और लोगों को भी मैं ये अर्ज कर दूं कि इंडिपेंडेंट विटनेसेस होने के बावजूद भी बहुत दफा प्रोसिक्यूशन जो है, कंप्लेनेंट पार्टी जो है, उनके गवाहियां नहीं चलाते। वो इसलिए नहीं चलाते क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर्स पड़ते हैं, और प्रेशर्स वो अगर बर्दाश्त नहीं कर सके तो कोर्ट में आकर झूठा बयान देकर पूरे केस का सत्यानाश करके चले जाते हैं। तो इस तरह के हालात में ये एक्सपेक्टेशन रखना भी बहुत गलत है। और ये था मोटिव का पॉइंट शूटर्स के खिलाफ जिन्होंने आकर गोलियां मारी हैं। अब मैं आऊंगा सरदारों के खिलाफ मोटिव कि उन्होंने क्यों मरवाया, जज क्या कहता है, असल क्या कहानी है, और लॉजिक क्या कहती है, और लॉ में और फैक्ट्स में किस तरह जज ने एरर किया है। ये है वो सबसे बड़ा पॉइंट जिसकी वजह से ये जज साहब ने एक पूरी अवाम जो इस फैसले की उम्मीद में थी कि इस फैसले से समाज के अंदर एक इनकलाब बर्पा होगा, जिसमें ताकतवर को यह समझ लगेगी कि किस तरह मजलूम के साथ जुल्म वो आगे नहीं कर सकता। लेकिन इस जजमेंट ने वो उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आते हैं, ये मेन पॉइंट है कि सरदारों को मेन कौन सा पॉइंट था जिस पॉइंट पर इनको जो है बाइज्जत बरी किया है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ दो चार जो मुझे चीज़ें मोटिव के हवाले से इम्पोर्टेंट लगी हैं वही बताऊंगा। पॉइंट्स तो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, जो ये 9वां पॉइंट है उसके फिर 3-4 एंगल्स हैं। सबसे पहला ये है कि मैं आपको बताऊं कि विटनेसेस ने बोला क्या। बोला ये है कि जी हमने जो तुमनदार काउंसिल बनाई थी वो हमारी आवाम के लिए सोशल और इकोनॉमिक बेहतरी के लिए हमने बनाई थी। तो उसमें अपना अखबारों की रिपोर्टें भी मौजूद हैं कि जी इस तरह तुमनदार काउंसिल बनी है। उसके बाद जो धमकियां आई हैं सरदारों की जानिब से वो भी अखबारों में आया है, उसको भी। अच्छा, सबसे पहला जो इस पे पॉइंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये वाला जो अखबारों की जो कटिंग्स हैं वो तो जनाब एविडेंस में आती हैं। एविडेंस में आने का क्या मतलब है कि गवाह आया, गवाह ने बताया कि जी हमने ये हुआ था और इस तरह की अखबार की कटिंग भी है। उस वक्त वकील वो अखबार की कटिंग वो जज को दे रहा होता है, जी इसने जो बोला उसके तहत मैं आपको कटिंग दे रहा हूं। उसको हम कहते हैं लीगल लैंग्वेज में एविडेंस में लेकर आना। अगर तो वकील आर्ग्यूमेंट्स के वक्त आखिरी जब तकरीर हो रही है उस वक्त एक रिकॉर्ड पे ऐसे ही लेकर आ रहा है स्टेटमेंट के साथ जी हम जमा करा रहे हैं, तो कानून शहादत ऑर्डर के तहत उसका कोई वैल्यू उतनी नहीं है। पहले तो जज को वो जो है करना नहीं चाहिए था एक्सेप्ट, अगर किया भी है तो उसको खिलाफ यूज़ कर दिया, कंप्लेनेंट साइड के उमर रुबाब के केस की खिलाफ यूज़ कर दिया, बजाय इसके के उनके सरदारों के खिलाफ यूज़ करते। कैसे, मोटिव क्या है, मैं दोबारा आता हूं कि जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, ये जो मर्डर हुए वो क्यों हुए, ये जो मर्डर कराए गए सरदारों की जानिब से ये क्यों कराए गए। अब ये मोटिव जो है ये बता रहे हैं उमर रुबाब वाले कि जी मोटिव ये था कि हमने जो तुमनदार काउंसिल बनाई थी, तुमनदार काउंसिल थी हमारे लोगों की सोशल और इकोनॉमिक बेहतरी के लिए। इस वजह से हमें धमकियां आती थी, जब धमकियां आती थी हमारे लोग फिर भी ये करते रहे तो आखिरकार उनको शहीद कर दिया, 3 हमारे लोगों को शहीद कर दिया। और ये उनका मोटिव था कि उनकी सरदारी को ये चैलेंज लगा। जज जो उसमें अखबार में कह रहा है कि ये लिखा हुआ है कि उनसे पॉलिटिकल मोटिव्स नजर आ रहे हैं। किसके? उमर रुबाब की फैमिली के, जो उसके दादा थे, चाचा थे और वालिद साहब थे। पॉलिटिकल डिजाइन्स नजर आ रहे हैं और इन्होंने तो जो है अपना ये सोशल इकोनॉमिक रखा हुआ ही नहीं है,
तो ये तो इनका पॉलिटिकल मोटिव था, इसलिए मैं इस बात को नहीं मानता। अगर ये पॉलिटिकल मोटिव बताते कि सरदारों ने पॉलिटिकल मोटिव की वजह से इनको कत्ल किया है, तो वो मैं हो सकता था, वो पॉसिबल। बड़ा ये लूज किस्म की एनालॉजी है, लूज किस्म का एनालिसिस है। इसको मोटिव को सबसे पहली बात कि लॉ के अंदर जो मोटिव है, जो नीयत है कि मैं क्यों मार रहा हूं या मरवा रहा हूं किसी को, वो उसको हम देखते हैं अक्यूज्ड के माइंड के हिसाब से कि उसके जहन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके दिमाग से हम ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, गैर जानिब तौर पर उसके दिमाग से देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर सरदार कत्ल करवा रहा है तो भाई क्यों करवा रहा है? अगर ये सोशल और इकोनॉमिक तुमंदार काउंसिल है तो वो उसमें तो सरदार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो सरदार तो जो है वो वैसे ही एमपीए है, उसको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं। वो तो सरदार पूरे कबीले का है, उसके अलावा एमपीए है तो सारे कबीलों के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए ये क्या प्रॉब्लम हुई कि तुमंदार काउंसिल के सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे सरदार को टेंशन हो कि हम मरवा दें? अब ये जज का एनालिसिस है। तो भाई अगर हम अक्यूज्ड के हिसाब से देखें तो मैं अगर सरदार खान और बुरहान खान के दिमाग से देखूं तो मैं ये सोचूंगा कि यार मैं एमपीए हूं। मैं एमपीए इसलिए हूं क्योंकि मैं चांडियो कबीले का सरदार हूं। इतने सारे चांडियो मुझे वोट करते हैं, उसकी वजह से मुझे पीपल्स पार्टी टिकट देता है, जिसकी वजह से मैं इलेक्शन जीतता हूं। और क्योंकि मैं एमपीए हूं तो मेरे पास पावर है, एसपी मेरी सुनता है, डीसी मेरी सुनता है, अमलदार बाकी इदारों के मेरी सुनते हैं। तो ये सारे लोग मेरे पावर और प्रेशर में हैं। सारा इसलिए है क्योंकि मैं सरदार हूं। अब एक बंदा आया है जो मेरी बात नहीं सुनता, मेरी बात नहीं सुनता वो। और ये खुद सरदार खान और बुरहान खान ने अपने डिफेंस में बोला है कि वो लोग, उन लोगों को हम समझाते रहते थे कि भाईजान जो ये तुम अपना ड्रग्स का कारोबार करते हो, ये जो बेचते हो, ये नहीं किया करो। अब ये सच है या झूठ ये तो हम सबको पता है, लेकिन उन्होंने ये डिफेंस उठाया है कि हम तो इनको मना करते थे कि ये स्मगलिंग नहीं करो, चर्स वगैरह नहीं बेचो, इस तरह से हम मना करते रहते थे। इसका मतलब ये तो हुआ ना कि कोई ना कोई बात सरदार कह रहा है जो वो नहीं मान रहा। अब मैं सरदार हूं, मेरा एक बंदा मेरी बात नहीं मान रहा, तो उससे क्या होगा? उससे तो लोगों में ये होगा कि आज ये नहीं मान रहा, कल कोई और नहीं मानेगा, फिर कोई और नहीं मानेगा, फिर तो ये मेरा पूरा का पूरा निज़ाम सरदारी का तबाह व बर्बाद हो जाएगा। फिर तो ना मुझे एमपीए का टिकट मिलेगा, फिर वो पावर भी ख़त्म हो जाएगी, फिर तो मैं ना इधर का रहा ना उधर का, मुझे कौन पहचानेगा? ये तो मेरे सरदारी के लिए ये ख़तरा बन रहा है। अब वो ये जाहिर सी बात है, सोशल और इकोनॉमिक तो जो है वो हकायक लेने के लिए भी हमें रोडों पर आना पड़ता है ना। हम अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए भी लोग जमा करके एहतजाज कर रहे होते हैं, बिजली के खिलाफ भी कर रहे होते हैं, तालीम के निज़ाम की बदतरीन हालत के खिलाफ भी कर रहे होते हैं, पुलिस के निज़ाम के बदतरीन हालत के खिलाफ भी कर रहे होते हैं, और लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए भी कर रहे होते हैं। तो ये जज का कहना कि जी उन्होंने फिर पावर शो क्यों किया, पावर शो किया उमर रुबाब की फैमिली ने, इसका मतलब ये है कि ये इकोनॉमिक और सोशल इनके गोल्स नहीं थे, पॉलिटिकल थे। और पॉलिटिकल ये इन्होंने खुद बताया नहीं है, इसलिए मैं क्यों इसको समझूं? तो इसलिए ये मोटिव तो बनता नहीं है। तो भाई कंप्लेनेंट के दिमाग को नहीं देखोगे, आप देखोगे सरदार खान के दिमाग को। उसके लिए तो ये सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ना, उसके लिए तो ये सोशल इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ देयर पीपल by someone else is going to challenge the Sardardom, the chiefdom of Sardar Khan। ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो कोई वो नहीं। उसके ऊपर वो इलेक्शन जीत चुके हैं भाई, इनके खिलाफ जाके इलेक्शन जीते हुए हैं। अपना
यूनियन काउंसिल का चेयरमैन था उमर रुबाब का वालिद, और उसके चचा जो हैं वो चचा जो था वो काउंसिल का मेंबर था। तो ये तो इलेक्शन था ना, इलेक्शन इनकी मर्जी के बगैर जीता कैसे? अगर जीता है तो मतलब पॉलिटिकल थ्रेट वो ले रहा है ना, अक्यूज तो ले रहा है। इनका डिजाइन जो भी हो कंप्लेनेंट साइड का, अक्यूज का दिमाग ये है कि भाई ये मेरे लिए पॉलिटिकल खतरा है, तो इसलिए मैं इनको एलिमिनेट करूंगा। ये तो भाई हमें नायक फिल्म में अमरीश पुरी बता चुका है। पता नहीं आप इस चीज को, फिल्में धुरंधर के तो बड़े रेफरेंसेस धुरंधर टाइप तो हैं, एक नायक टाइप भी आ जाता तो बड़ा अच्छा हो जाता। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि मोटिव लॉ के अंदर एक डबल एज्ड वेपन है, डबल एज स्वॉर्ड है। इसको दो मुंह वाला सांप भी कह सकते हैं कि आप इधर से भी कटोगे, कट सकते हो, इधर से भी कट सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये आप कंप्लेनेंट के खिलाफ भी यूज कर सकते हो, अक्यूज्ड के खिलाफ भी यूज कर सकते हो। देखना आपको ये होता है कि अगर बाकी सारी चीजें अगर बैलेंस पे वो कंप्लेनेंट्स की तरफ जा रही हैं, तो इसकी छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करके ये फिर कंप्लेनेंट की तरफ उसके हक में इस्तेमाल करते हैं, ये उसके खिलाफ फिर यूज़ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अक्यूज्ड के माइंड को ऑब्जेक्टिवली देखा जाता है, इसमें आप कंप्लेनेंट के माइंड को नहीं देखते। आपको करना ये है एज अ जज कि आपको जो एनी गवाह आके अपनी एनी गवाही दे रहा है उसको आप लीगली एंड फैक्चुअली एनालाइज करें, अपनी तरफ से स्पेक्यूलेशन आप ना करें। आपने इसमें अपनी तरफ से स्पेक्यूलेशन ये किया हुआ है कि जी इसने बताया है सोशल और इकोनॉमिक, ये तो जी नहीं समझ आ रहा, पॉलिटिकल कहता तो समझ आता, अब पॉलिटिकल इसने कहा नहीं है, इसलिए मैं जी ये नहीं मानता, ये झूठ बोल रहे हैं, फॉल्स इम्प्लीकेशन है, ये है वो है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला देते हुए जज साहब, उसमें हवाले में क्या लिखा गया है कि जी अपना जो इस तरह की पॉलिटिकल राइवलरी है वो फॉल्स इम्प्लीकेशन को लीड कर सकती है। तो ये मोटिव यहाँ पे फिर से आ गया कि झूठे इल्ज़ाम लग सकते हैं पॉलिटिकल जंग में, सियासी मुखालफत के अंदर, तो इसको फिर आप एक तरफ यूज़ कर रहे हैं। इसका ये मतलब भी है कि फिर पॉलिटिकल मुखालफत में, सियासी मुखालफत में कत्ल भी होते हैं, कत्ल भी हो सकते हैं। आपने पूरे के पूरे निज़ाम को देखना है, आपका निज़ाम चल कैसे रहा है। कोई एक एमपीए सिंध रूरल में नहीं है, कोई एक एमएनए सिंध रूरल में नहीं है जो वडेरा ना हो, जिसके पास इस तरह लोग ना हों, जिन्होंने अपने इलाके के अंदर कत्लो गारत ना की हो, जिन्होंने अपने इस पावर को, नाजायज़ ताकत को बरकरार रखने के लिए गुनाह ना किया हो। कोई इस तरह का नहीं है बंदा। ये चीज़ें जाहिर सी बात है जज जो है वो कागज़ पे तो नहीं लिख सकता, लेकिन इससे कम वाली चीज़ें जो मैं पहले बता चुका हूं कि भाई एमपीए एक सरदार, एक कबीले का चीफ, उससे लोग डरते हैं। वो जब घर से बाहर निकलता है आपके कोर्ट में आने के लिए, तो आपको ये पता है कि वो 50 गनमैन के साथ आता है। जब कोर्ट में 50 गनमैन के साथ आता है तो वो आम आवाम उससे कितना डरेगी, आम आवाम उसके खिलाफ क्या बोलेगी। आम आवाम उसके खिलाफ तो रोडों पर निकलने का सोच ही नहीं सकती। आम आवाम उसके डर और खौफ में अपनी जिंदगी सुकून करने में गुजारेगी कि भाई इससे नहीं करना कुछ, इससे नहीं उलझना, कुछ नहीं होने वाला। उस अवाम के अंदर अगर एक बंदा निकल के वो कहता है कि नहीं जी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं तो अपने लोगों की सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्ट करूंगा, आप उसको ज़रूर अपना सियासी मुखालिफ समझोगे और आप उसको ज़रूर अपनी सियासत के लिए ख़तरे की घंटी समझोगे। ये है उसका मोटिव मारने का।
इस चीज को आपने अक्यूज्ड के जहन से जाकर ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करना था। आपने कंप्लेनेंट के जहन में आप घुसे और उसमें स्पेकुलेशन कर करके कंप्लेनेंट के खिलाफ एक ऐसा फैसला दे दिया जिसमें तारीख आपके नाम को दोहराती रहेगी। अब ये तो तारीख बताएगी, ये तो वक्त बताएगा कि तारीख आपको किन अल्फाज में याद करती है। मेरा इतना सा तज्जिया था, ये सिर्फ और सिर्फ लीगल एनालिसिस था। इंशाअल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया।